हाँ भाई बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था मीनिंग ऑफ गुडविल। अगर आपका मीनिंग ऑफ गुडविल हो गया है तो आगे चलते हैं अपन वैल्यूएशन पे। और अगर मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है तो वापस जाइए, उसी क्लास को आप वापस देख के आइए, क्योंकि जब तक मीनिंग दिमाग में आपके फीड नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है वैल्यूएशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन। आज अपन देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आप कहोगे कि सर आपने जो डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स इज नोन एज गुडविल। तो सर फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट उसकी वैल्यूएशन हम आज ही कैसे कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर देखना? पॉसिबल तो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आसपास तो पहुंच सकते हैं ना। आदतें देके अपन आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने, सीनियर्स ने आपको कुछ मेथड्स दिए हैं कि आप आइडिया लगा सकते हो इस बेसिस पे, इस बेसिस पे, इस बेसिस पे। ठीक है, मैं लिख देता हूं उनको 1 to 1। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट। तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन। ठीक है, बोलने को यहाँ पे 3 बेसेस हैं जिन के बेस पे आप गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हो। पहला कौन सा है आपका? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में भी यहाँ पे 2 बातें बोली गई कि आप जो एवरेज लोगे वो एवरेज सिंपल हो सकता है या फिर वेटेड हो सकता है। दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट है। तीसरा है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी यहाँ पे 2 बातें कही गई। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बोलने को अपन ये भी कह सकते हैं सर 1 2 3 4 5 5 तरीके से अपन गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। पहले एवरेज लेंगे सिंपल, फिर लेंगे एवरेज वेटेड, फिर सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट का, उसके बाद कैपिटलाइजेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट का। क्या है ये मेथड? ठीक है, कैसे इनमें गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, 1 to 1 अपने को इनके बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट पे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप 2 टाइप से गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज इक्वल्स टू गुडविल, या फिर आपका फॉर्मूला हो सकता है वेटेड एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेजेज इक्वल्स टू गुडविल। मैंने कहा ना आपको, आप सिंपल एवरेज से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर वेटेड एवरेज से। सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, फॉर्मूला क्या है ये भी समझा दीजिए। तो देखो आप ध्यान से, आप इसको, पहला एक्सपर्ट आया और उसने कहा कि आप उस प्रॉफिट की बात कर रहे हो जिसके लिए आप एफर्ट लगा चुके हो, बस मिलना आपको कब है? वो फ्यूचर में। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। ये आज का दिन है आपका। ठीक है, फ्यूचर में पास्ट की वजह से जो भी कुछ आपका प्रॉफिट होने वाला है, तो पहले तो आप ये चीज बताओ कि आज जो एफर्ट किए जा रहे हैं उसका बेनिफिट कितने साल बाद मिलता है? आपका आइडिया क्या है?
जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मीनिंग में कि 3 साल बाद बेनिफिट मिलता है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए आपके 3। दूसरी बात सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला जा रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा, परचेज ऑफ बिजनेस ही होता है। पहले मेरा कुछ शेयर था ही नहीं, अब मैं जाके किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा हूं तो बिजनेस का कुछ पार्ट परचेज ही कर रहा हूं मैं। अगर मैं परचेज कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये जो फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट है ये भी परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत के टाइम पे मैं नहीं था, बट फ्यूचर में बेनिफिट के टाइम पे मैं रहूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है यहां तक पास्ट की वजह से आने वाला है, उसमें मेरा राइट थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा और मुझे भी उसमें राइट मिलेगा। तो इसके लिए कहा गया कि आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितने साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो? सर 1, 2, 3, इन 3 ईयर्स में ऐसा प्रॉफिट आने वाला है जो ड्यू टू पास्ट एफर्ट। नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, इसमें मुझे शेयर मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा जिसको क्या बोल रहे हैं, गुडविल, तो गुडविल के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 1, 2, 3, इन 3 साल में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो आपके लिए क्या है, गुडविल। उससे आगे तो फिर मेरे भी एफर्ट रहेंगे। तो मैं बेसिकली ये 3 इयर्स है, इनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने ईयर पास्ट की वजह से बेनिफिट आना है फ्यूचर में, ठीक है, उन सब ईयर्स का प्रॉफिट मुझे परचेज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे टर्म्स क्या यूज में ली गई, नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में भी नहीं आए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन समझ में आ जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑलवेज। आप थोड़ी ना बता सकते हो फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, ठीक है, सिर्फ प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो प्रेडिक्शन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से करेगा। तो आपको जो कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन आपको बताएगा कि 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं। तो सिर्फ फिर प्रॉब्लम कहाँ है, हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होंगे, हमें तो सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज निकालना होगा। बिल्कुल, सिंपल एवरेज अगर हम निकालें तो कितने ईयर का निकाले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज कैलकुलेट करना देख लो आप। मैं कहूं एक साल आपको 50,000 प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ, देन उससे नेक्स्ट ईयर आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ। कोई आपसे पूछेगी ईयरली आप कितना कमाते हो, तो आप कितना बताओगे, 60,000, 40,000 या 50,000? सर हर साल अलग अलग होता है, तो आपसे कहा गया ऑन एन एवरेज कितना कमाते हो आप। तो आपने कहा कि 3 साल के प्रॉफिट हमारे सामने है, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे आया आपका 50,000, ना कम ना ज्यादा। ऑन एन एवरेज हम 50,000 कमाते हैं, किसी साल 50,000 कमा लेते हैं, किसी साल थोड़ा कम तो किसी साल ज्यादा कमा लेते हैं 50,000 से, बट ऑन एन एवरेज 50,000 के आसपास हम घूमते रहते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज। कितने ईयर का एवरेज लिया मैंने, 3 का। जितने ईयर का एवरेज लेना है उतने ईयर के प्रॉफिट्स को का सम करो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। 3 इयर्स के प्रॉफिट लिए हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 इयर्स के प्रॉफिट लिए हैं तो 4 से कर दो। बड़ा ही सिंपल है। वेटेड एवरेज कैसे लेते हैं बाद में आते हैं, पहले सिंपल एवरेज पे चलते हैं और इसको समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, एस सी शर्मा सर की बुक है, उसे न्यूमेरिकल्स लिए हैं मैंने, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आपका है, गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 2 बातें कही गई है आपको, 2 बार ईयर की बात आई है यहाँ पे। 2 years परचेज, एक तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, दूसरा आपको बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है। तो सर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे तो 1 नहीं 5th है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन रेशियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में 2। अब चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखते हैं क्या है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना। इट मीन सर पिछले 5 साल का प्रॉफिट भी बताया जाएगा हमें, बिल्कुल बताया जाएगा। तो बता रखा है आपको, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years वर 16,000, 19,000, 6,000, 31 और 35,000। और जो 6,000 है उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉस। जरूरी थोड़ी हर साल प्रॉफिट ही हो, किसी साल लॉस भी हो सकता है।
तो हम जो एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, 5 साल के जो भी प्रॉफिट या लॉस है उनका सम करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको गिवन है 16,000 प्लस 19,000 प्लस 6,000 प्लस ये 6,000 जो है माइनस का है, लॉस है। ठीक है, फिर 31,000 एंड 35,000। 1 2 3 4 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, डिवाइड कर दो 5 से, यह आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। 16,000 प्लस 19,000 माइनस 6,000 प्लस 31,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाई 5, एवरेज आ रहा है आपका 19,000। ऑन एन एवरेज 19,000 हम कमाते हैं एक साल। तो कहा गया इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दिया सर मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आ गया हमारा 38,000। तो आपकी गुडविल कितनी बताई गई, 38,000। जो पास्ट में आप एफर्ट्स लगा चुके हो आज से पहले के, और उनका बेनिफिट जो फ्यूचर में आपको मिलेगा वो कितना होगा, 38,000। इसके बेसिस पे पार्टनर्स में सेटलमेंट हो जाएगा। क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो तो अपन वैल्यूएशन के बाद देखेंगे। मैंने गुडविल में 3 चीजें आपको बताई है, पहले मीनिंग, दूसरा वैल्यूएशन कंटिन्यू है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताना बाकी है। ठीक है, कैसे इसको यूज में लेना है, ठीक है, ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता हो कि गुडविल की वैल्यू है क्या, कितना ऐसा प्रॉफिट है जो फ्यूचर में हमें मिलने वाला है और एफर्ट उसके लिए हम पास्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप। पहला क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आया होगा कि सर बड़े सिंपल से क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वैल्यूएशन हम इजीली कर लेंगे। बट कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो गुडविल की वैल्यूएशन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से सिंपल एवरेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये तो सिंपल एवरेज लेना है, ये पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स का लेना है। पिछले साल में से मैं लेट सपोज मैं आपको कहूं कि 3 साल पहले का प्रॉफिट भी आपको एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूड करना है, और 3 साल पहले के प्रॉफिट में एक प्रॉफिट ऐसा इंक्लूड है जो किसी अनसर्टेनिटी की वजह से हो गया, या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो नॉर्मल कोर्स में नहीं होता ऐसा। गुडविल का मतलब क्या होता है, आप औरों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हो। ठीक है, आप औरों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलते जा रहे हैं, लोगों से रिलेशंस बना रहे हो आप, आपका बिहेवियर अच्छा है, जो भी कुछ होगा। तो अगर लोगों से कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन के लिए सेम लेवल होना चाहिए। मैं 2 मोबाइल फोन की कंपनीज को कंपेयर करूं तो उन्हीं के प्रॉफिट को कंपेयर किया जाएगा। मैं कहूं कि एक मोबाइल फोन की कंपनी क्या कर रही है, साइड में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर रही है, एक जमीन खरीदी और खरीदी उसको बेच दी, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसमें गुडविल का क्या रिलेशन सर, वो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई उसकी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आप ले रहे हो वो कौन सा प्रॉफिट लेना है, जो नॉर्मल कोर्स में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो वाला प्रॉफिट लेना है आपको। कुछ भी अगर उसमें एबनॉर्मल दिखे आपको, जो नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, चाहे कोई ऐसा खर्चा माइनस किया गया हो सकता है 2 साल पहले आग लग गई थी बिजनेस में, जिसकी वजह से 2 बिजनेस की बात कर रहे हो आप, एक XYZ है, एक ABC लिमिटेड है, दोनों के प्रॉफिट को आप कंपेयर कर रहे हो कि इसके मुकाबले XYZ कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है। अब XYZ का प्रॉफिट पिछले 3 साल का बता रखा है आपको 20,000, 30,000 और 20,000, और बोल रहा है कि इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर लो। अब मैं आपको कहूं
कि इस साल 10,000 का प्रॉफिट ही है नेट प्रॉफिट P&L में, बट उसके पीछे रीजन है, आग लग गई थी, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सामान जल गया था, तो एबनॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल कोर्स में तो नहीं होता ना, ये तो ऐसी अनसर्टिनिटीज के साथ हो गई, आग लग गई या फिर कोई फ्लूड आ गई, चोरी हो गई, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट में बर्डन बढ़ा और वो कम हो गया। बाकी नॉर्मल कोर्स में तो ये ज्यादा कमाता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कमा सकते हो वो वाला प्रॉफिट आपको लेना है। तो उस प्रॉफिट को की कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें से कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस भी सेट ऑफ किया हुआ तो वापस उसको प्लस कर देना है, एबनॉर्मल इनकम अगर उसमें ऐड की गई है तो वापस माइनस कर देना है। समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन में यही टॉपिक है आपके लिए। द प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years ऑफ अजय आर एज अंडर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 2017, 18, 19। और प्रॉफिट आपको बता रखे हैं 45, 50 एंड 53,000। अब इनके आगे कुछ बातें लिखी हुई है। सबसे पहले 2017 की बात करते हैं। लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉफिट 7,000 फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट। इसमें 7,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, और वो प्रॉफिट क्यों हुआ था, कोई प्लांट बेचा था आपने, ठीक है, प्लांट बेचने से कुछ प्रॉफिट हो गया आपको, तो वो प्रॉफिट आपने यहां ऐड कर दिया। सर प्लांट तो फिक्स्ड एसेट्स होती है, यू नो अबाउट प्लांट, ग्रुप ऑफ मशीनरी इज नोन एज प्लांट, ठीक है। तो कोई प्लांट बेचा इन्होंने, ग्रुप बेच दिया एज इट इज, 50,000 का था, 57 में बेच दिया, 7,000 का प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट को लाके अपने मोबाइल फोन के बिजनेस में ऐड कर दिया। कमाया आपने, अच्छी बात है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में आपने जो कुछ कमाया है वो आपको, मान लेते हैं ये प्रॉफिट नहीं होता, तो नॉर्मल कोर्स में तो आपकी सिचुएशन यही थी ना, ये 7,000 जो है हम यहां से माइनस करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। एबनॉर्मल गेन है, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। आपका बिजनेस नहीं है प्लांट खरीदना बेचना, आपका बिजनेस है मोबाइल फोन परचेज करना, देन सेल करना और उनकी रिपेयरिंग करना। उससे क्या कमाया वो बताओ आप, एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो उसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट 2018 में 50,000 का प्रॉफिट दे रखा है, और आगे बोल रखा है इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ गुड्स वर्थ 8,000 ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स यहां पे आपको बोल रखा है लॉस बाई थेफ्ट, और अमाउंट दे रखा है उसका 8,000। चोरी हो गई, 8,000 का सामान निकाल के ले गए चोर, खर्चा है ये आपका। इस नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल कोर्स में आपने कुछ भी अर्न करने के लिए कुछ भी खर्चा किया, एम्प्लॉइज को सैलरी दी, लेबर को वेजेज दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया, तो ये सब तो ठीक है, आपके खर्चे हो रहे हैं, नॉर्मल सब बिजनेस में हो रहे हैं। अचानक से आपके बिजनेस में डिफरेंट टाइप का कुछ लॉस हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, तो ये तो नॉर्मल कोर्स का पार्ट नहीं है। ये कौन सा लॉस है आपका, एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। और ये लॉस यहाँ पे माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है ये। अगर ये माइनस नहीं किया गया होता तो ये प्रॉफिट आपका होता प्लस 8,000, इट मीन्स 58,000। सर ये 8,000 क्यों प्लस किया आपने, ये बेटा अबनॉर्मल लॉस था जो यहां से पहले से माइनस किया हुआ था। 58 था एक्चुअल में प्रॉफिट इनका, 8,000 एबनॉर्मल लॉस माइनस करके प्रॉफिट कितना रख दिया गया, 50,000। तो नॉर्मल कोर्स में तो इन्होंने कितना कमाया, 58, वो तो अनसर्टेनिटी की वजह से हो गया। तीसरी बार 2019 में 53,000 दे रखा है, और आगे बोल रहा है डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंसेज है आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। बिजनेस अगर आपको ऑपरेट करना है तो खुद की सिक्योरिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी, उसके लिए आप करवाते हो इंश्योरेंस, ठीक है।
इंश्योरेंस के लिए आपने कुछ खर्चा किया तो सर वो तो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, और ऐसा कोई एक खर्चा माइनस करना रह गया, इट मींस प्रॉफिट एक्चुअल में ये नहीं है, इसमें से एक एक्सपेंसेस माइनस करना था 5000, ये आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस है। ठीक है, हमें प्रॉफिट में क्या एडजस्ट करना है, जो प्रॉफिट आपको गिवन हो किसी ईयर का उसमें प्लस कर दो आप एबनॉर्मल लॉस, माइनस कर दो एबनॉर्मल गेन। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट यूज में लिया जाएगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एबनॉर्मल को ही ट्रीट करेंगे, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस भूल गए हैं माइनस करना, जैसे इसमें भूल गए थे इंश्योरेंस, तो वो आपको कर देना है। कोई इनकम ऐड करना भूल गए थे, ऐड कर देनी है, अगर नॉर्मल हो तो, ऑपरेटिंग हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना आप। इस साल 45 माइनस 7000 किया 38,000। इस साल नॉर्मल कोर्स में हमने कमाया 58,000। इस साल हमने कमाया 48,000। ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट आ गए आपके पास। अब आगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एवरेज तो कितने ईयर का लेना है, लास्ट 3 years का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2। ठीक है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो है 2, एवरेज लेना है हमें पिछले 3 साल का। तो सिंपल सी बात है, एवरेज लेने के लिए क्या बताया था, 38,000 प्लस 58,000 प्लस 48,000 डिवाइड बाई 3। ये आ रहा है आपका 48,000। ठीक है, 48,000 इंटू 2, 96,000 आ गई हमारी गुडविल। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बात समझने वाली क्या थी इस क्वेश्चन में, नहीं सिर्फ इतना सा था कि सर जो एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए हमें प्रॉफिट्स लेने हैं पास्ट फ्यू इयर्स के पिछले कुछ सालों के जो हमें प्रॉफिट्स लेने हैं, वो प्रॉफिट क्या होने चाहिए, एडजस्टेड होने चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे होने चाहिए। ठीक है, फॉर गुडविल एडजस्टेड प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई सर सिंपल एवरेज की। दूसरा एक्सपर्ट आया, उसने बोला यार आप पिछले कुछ सालों में इसने क्या प्रॉफिट कमाया, उसके बेसिस पे आगे क्या कमाएगा, इस बात का डिसीजन दे रहे हो या प्रिडिक्शन लगा रहे हो आप। तो एक बात बताओ मुझे, अभी ये चल रहा है 2020, अपकमिंग ईयर है 2021। आप इस साल की प्रिडिक्शन लगा रहे हो या इससे आगे वाले की लगा रहे हो, इनसे ज्यादा रिलेशन किसका है, इसका या फिर 2017 का या 2018 का या 2019 का। तो सर जितना टाइम निकलता जा रहा है रिलेशंस उतने वीक होते जा रहे हैं। तो अगर प्रिडिक्शन के लिए ज्यादा फोकस हम करें, वैसे इस साल का प्रॉफिट आया नहीं है अभी, ठीक है, तो मोस्ट रिलेवेंट ईयर ये है, इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसको हम थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देंगे, इसको हम थोड़ा और कम इंपॉर्टेंस देंगे। इंपॉर्टेंस बोल दो चाहे वेट बोल दो, तो वेटेड एवरेज का काम भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस का काम ही होता है। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन समझने के लिए।
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years आर एज अंडर। पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, तो सर प्रॉफिट का काम तो क्या होगा, एवरेज कैलकुलेट करना है प्रॉफिट से तो हमें, बट प्रॉफिट एडजस्टेड होने चाहिए। ठीक है, कुछ अदर इंफॉर्मेशन हो तो वो ध्यान रखनी होती है आपको। 2016 का दे रखा है 17, 18, 19, 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 16, 17, 18, 19। कंप्यूट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बता रखे हैं, 2। लेकिन आपको कहा गया कि यहाँ पे जो एवरेज लो वो कौन सा लेना है आपको, वेटेड। ठीक है, वेटेड एवरेज आपको लेना है। कैसे लेते हैं वेटेड एवरेज, अभी देख लेते हैं अपन। वेटेड एवरेज पता चलते तो गुडविल आ ही जाएगी। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2016, 2017, 2018 और 2019। सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा है फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के लिए, जो जस्ट अभी निकला है, क्योंकि ये सिचुएशन तो बहुत पुरानी। 2016 में तो हो सकता है कई मशीनें नहीं थी हमारे पास, बिल्डिंग नहीं थी हमारे पास, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब से रिलेशन तो 4 साल में बहुत ज्यादा बदल गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि इस साल का जो प्रॉफिट है उसको कम इंपॉर्टेंस दो, इसको ज्यादा, इसको ज्यादा और इसको ज्यादा। ठीक है, तो चारों साल के पहले प्रॉफिट नोट कर लेते हैं। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 18, 23, 29 एंड 35,000। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इस वाले प्रॉफिट को मैं 1 टाइम ले लेता हूं, इसको मैं 2 टाइम ले लेता हूं, इसको मैं 3 टाइम और इसको मैं 4 टाइम। बात समझ में आ रही है? कितने ईयर का एवरेज लेना था, 4 ईयर का, लेकिन अभी एवरेज कितने ईयर का लेना पड़ेगा आपको, 4 + 3 + 2 + 1, 10 ईयर्स का। क्यों सर, इस वाले प्रॉफिट को एक बार लोगे आप, इसको 2 टाइम, इसको 3 टाइम, इसको 4 टाइम, तो आप 10 बार प्रॉफिट लिखो। 18,000 + 23 + 23 + 29, 29, 29 + 35, 35, 35, 35, ऐसे करके 10 प्रॉफिट्स आप लो और 10 से उनको उसको कर दो डिवाइड, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक बार इसको लिया 18,000, इसको 2 टाइम लेना है तो 46 आ गया, इसको 3 टाइम लेना है 87,000 आ गया, इसको 4 टाइम लेना है 1,40,000 आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट का आपका, 18 + 46 + 87 + 140, 2,91,000। आप चेक करके देख लेना, 10 बार प्रॉफिट लिख लेना, 10 को ऐड करोगे यही आएगा आपका। तो वेटेड एवरेज कैसे आएगा फिर हमारा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। वेटेड एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। प्रोडक्ट कितना आया, 2,91,000 और वेट है आपका 10। तो ये आ रहा है आपका 29,100। रख देते हैं यहाँ पे 29,100 इंटू 2, 58,200। इट्स योर आंसर। गुडविल क्या होगी,
58,200। तो वेटेड एवरेज में चाहे तो आप फॉर्मूले बना लो। ठीक है, मैथ क्या है बेसिकली, मैं तो कहूंगा एक लैंग्वेज ही है जो आपको कुछ कैलकुलेशन में हेल्प कर देती है, कई चीजों के आंसर्स ढूंढ के आपको दे देती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया भाई, 18,000 प्लस 23 को 2 बार लोगे, इसको 3 टाइम लोगे, इसको 4 टाइम लोगे, 10 टाइम आप उनको ऐड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो वही काम सीधा भी आप कर सकते हो तरीके से। तो ये आपका तरीका है वेटेड एवरेज लेने का, और भी कई जगह फ्यूचर में आपके काम में आएगा ये। ठीक है, तो वेटेड जो एवरेज है वो दो तरीके से लिया जाता है, या तो सिंपल एवरेज, सीधा सीधा प्रॉफिट को, जितने ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं सबको एक एक बार लेना है, नंबर ऑफ ईयर से हमें उसको डिवाइड कर देना है। वेटेड एवरेज में क्या होगा, किसी प्रॉफिट को एक बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, किसी को 5 बार। अब जितने बार आपने प्रॉफिट लिया है, नंबर ऑफ ईयर भी उतने ही हो गए, उतने से डिवाइड कर दो, बात तो वही है। ठीक है, तो सिंपल एवरेज लो या वेटेड एवरेज, तो ये रहा आपका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वेटेड एवरेज का। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years आर 2016, 17, 18, 19। वही 4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखे हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट तो लो, उसके बाद आप एड देना। ठीक है, उसके बाद एवरेज निकालना। तो ठीक है सर, क्या बोल रखा है बताओ। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years आर 2016 का दे रखा है 24,000, 17 का दे रखा है 29,000, 18 का दे रखा है 30,000, 19 का दे रखा है 35,000। ये तो प्रॉफिट गिवन है आपको, इसका एवरेज नहीं लेना है आपको, क्योंकि कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है। क्या है, ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट वी फाइंड दैट, पहला पॉइंट, ऑन 1 October 2018, 1 October 2018 कौन से ईयर में आएगा, इस ईयर में। देखो मैंने ईयर 18, 19, 19, 20 ऐसे नहीं लिखा, अगर ऐसे लिखता तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता था, नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को क्लोज होता। सीधा सीधा दे रखा है, इट मीन 1 Jan to दिसंबर चल रहा है ईयर। ठीक है, एक ईयर ही बोल रहे हैं। तो 1 October 2018 इस वाले ईयर की बात हो रही है। A major repair was made in plant incurring 8,000। एक मेजर रिपेयर किया गया प्लांट पे। तो एक रूल क्लियर कर दूं आपका, 11th क्लास में आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, और वहां पे ये भी देखा था आपने कि कोई भी एसेट्स पे अगर कोई मेजर रिपेयर होता है तो उसका नेचर रेवेन्यू नहीं होता है, उसका नेचर क्या होता है, कैपिटल। या इजी कर देते हैं इस बात को, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने खरीदी तो एंट्री क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश, बैंक, वेंडर, जो भी है उधार में। सर इस बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर, मतलब उसकी व्हाइट वॉश वगैरह करवाया हमने, कलर पेंट वगैरह नॉर्मली करवाते हैं ईयरली, छोटा मोटा मेंटेनेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट DR टू कैश, यही काम करते हैं आप। मैं कहूं कि इस बिल्डिंग पे रिपेयर आपने किस लेवल पे किया है, ये सुनो आप। रिपेयर की बात ही, छोटी मोटी टूट फूट करवाई तो ठीक है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको खर्चा मान लेते हैं हम, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में काम में ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे। बिल्डिंग एसेट्स होती थी हमारी। मैं कहूं कि बीच में एक पार्टीशन लगवाया आपने, इट मीन्स पूरे हॉल के आपने 2 रूम बना दिए या 4 रूम बना दिए, या उसमें 2 रूम, हॉल, लेट बाथ, ऐसे करके पूरा रहने लायक उसको कर दिया। अब बताओ उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी सर। पहले उस बिल्डिंग की वैल्यू मान लो 8 लाख थी, तो उसी बिल्डिंग की वैल्यू आप कितनी हो गई, 10 लाख। तो इस बात को आप ऐसे डील नहीं करोगे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इस बात को ऐसे डील करना है कि जैसे आपने बिल्डिंग और खरीद ली हो। तो यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जगह क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स पे कोई मेजर रिपेयर होता है
मेजर रिपेयर का मतलब क्या है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है। इट मींस ऐसे मान के चला जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदी है, फिर उसके बाद आप डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंडिचर अपना बताते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग खरीदी आपने पूरा का पूरा खर्चा मान लिया, इसने ऐसी गलती की है। आते हैं क्वेश्चन पे। ऑन 1 अक्टूबर 2018 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन प्लांट इंक्रीजिंग 8000। 8000 का खर्चा किया गया प्लांट पे और मेजर रिपेयर था, तो सर इसके प्रॉफिट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए था उसका। लेकिन इसने क्या किया, विच अमाउंट वो चार्ज रेवेन्यू, इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। इट मीन्स ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें ये जो भी एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से 8000 और माइनस किया गया था। जो प्लांट आपने मेजर रिपेयर आपने प्लांट पे करवाई थी वो वाली, तो सर वो एक्सपेंडिचर नहीं माइनस करना चाहिए था, इसकी गलती हम सुधार देते हैं, वापस प्लस कर देते हैं 8000। पहली बात। आगे बोल रहे हैं द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, 8000 का प्लांट खरीदा, वो आपका खर्चा नहीं है, वापस प्लस कर दिया, कोई बात नहीं। बट अगर वो एसेट्स हो गई तो आपकी एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स बढ़ गई तो यूज में भी लिया होगा उस एसेट्स को, आपने यूज में लिया है तो उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था। डेप्रिसिएशन तो माइनस किया गया नहीं है, क्योंकि एसेट्स ही नहीं माना गया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं माइनस किया गया। इट मींस सर अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो हम माइनस कर देते हैं, पहले तो इस साल, फिर यही प्लांट नेक्स्ट ईयर भी यूज में आएगा, तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं 19 से भी हो गया, तो 19 में भी कुछ डेप्रिसिएशन माइनस होके जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं 11th क्लास में आपने देखा था, नहीं देखा था तो वापस देख लो। दो मेथड होते थे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है, इस प्लांट की वैल्यू क्या थी 18 में, 8000 जो मेजर रिपेयर करवाया था आपने, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 10%। एक साल का डेप्रिसिएशन हो गया, क्या पूरी साल काम में लिया आपने, नहीं सर ये तो हमारा जैन में स्टार्ट हुआ था और ये 1 अक्टूबर को आई थी और 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो काम में लिया आपने, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने इस प्लांट को आपने काम में लिया है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन वो कितने महीने का लगेगा, ओनली 3 मंथ्स का। तो 8000 इंटू 10%, सॉरी 8000 का 10% 800 इंटू 3/12, आपका डेप्रिसिएशन होता है ओनली 200। तो सर इस साल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था 200, जो इसने रिकॉर्ड नहीं किया, ये कर दिया हमने, जो इसने किया गलत उसको हमने सुधार दिया। ठीक है सर, यही प्लांट नेक्स्ट ईयर भी काम में आएगा, 2019 में भी काम में आएगा, ये तो 2018 की बात हो गई। 2019 में देखो, अगर आपका मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो आप 2019 में भी कितने के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते, 8000 पे। कितने अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते आप 8000 पे। लेकिन यहाँ मेथड आपको बताया गया है डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो उसका मतलब होता है 8000 का प्लांट था, 200 डेप्रिसिएशन लग चुका है उस प्लांट की, अब वैल्यू कितनी बची है 7800, तो जितने का प्लांट बचा है उस पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तो का 10%। इस साल पूरी साल काम में लिया गया है तो इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया 780। ठीक है भाई, एक प्लांट आपने 18 में खरीदा तो 19 में भी काम में आएगा, 20 में भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 20 की तो अपन बात भी नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्लियर है आपका। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाई ₹2000। ये है आपका 2017, इसकी बात हो रही है, और बोल रहा है इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओवर वैल्यूड हो गया। इसने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जो भी होना चाहिए था उसको एक्स्ट्रा
वैल्यूएशन कर ली इसने कितने से 2000। अब बताओ जब डिफरेंस कैलकुलेट किया जा रहा था तो ग्रोस प्रॉफिट कितना बढ़ के आएगा, ये वाली साइड ज्यादा होगी तो ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा। सर 2000 से ग्रोस प्रॉफिट बढ़ गया। ये ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पे गया, P&L में, और P&L में कितना बढ़ गया क्रेडिट साइड 2000। तो फाइनली जो आपका नेट प्रॉफिट है वो भी कितने से बढ़ के आएगा 2000 से। तो कहने की बात इतनी सी है, 2017 का जो नेट प्रॉफिट है उसके में 2000 रुपए एक्स्ट्रा है। गलती से जो वैल्यूएशन की थी क्लोजिंग स्टॉक की 2000 ज्यादा पे कर ली गई, तो सर 2000 हटा दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। ये बात थी आपकी 2017 की। जब 2018 की अकाउंटिंग हो रही थी, जब 17 की जगह अब हम बात कर रहे हैं 18 की। 18 के बिगिनिंग में आप यहां पे लिखते हो ओपनिंग स्टॉक। वो कहां से लिखते हो सर, पिछली साल जो क्लोजिंग स्टॉक था वो पिछली साल तो क्लोजिंग स्टॉक गलत लिखा हुआ था आपकी बुक्स में 2000 ज्यादा से। इट मीन्स यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक लिखा वो भी आपने 2000 से ज्यादा लिख दिया। इसकी वजह से ग्रोस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा सर, इस साइड के टोटल में से माइनस करने के लिए 2000 और, तो प्रॉफिट जो है हमारा 2000 से हो गया था यहाँ पे कम। यहाँ पे भी फिर 2000 कम गया। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी हमारा 2000 से कम हुआ। तो कहीं ना कहीं 2018 में जो प्रॉफिट हमें दे रखा है वो 2000 से कम है, तो उसको वापस हम बढ़ा देते हैं। ये माइनस करना था। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इतनी सी बात है। दो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बोले थे, दोनों एडजस्टमेंट आपने कर दिए। अब देखते हैं प्रॉफिट क्या रहे। अब आपके प्रॉफिट हो रहे हैं इस साल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 24 ही रह गया। इस ईयर में 27। इस ईयर की मैं बात करूं 30,000 में 8,000 वापस प्लस किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, बट उस पर 200 डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था। प्लस कर दिया 2000 ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन 39,800। इस ईयर की मैं बात करूं तो 35,000 माइनस 780 34,220। ये आ गया आपके एडजस्टेड प्रॉफिट। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट आपको देने हैं 1 2 3 4। वेट देने के बाद प्रोडक्ट 54,000 54,000 1,19,400 1,36,880। वेट हो गया आपका 10 और ये हो रहा है 3,34,280। तो एवरेज आपका आ जाएगा 3,34,280 डिवाइड बाई 10। तो ये आ गया हमारा 33,428। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको बता रखे हैं 2। तो गुडविल जो आपकी आ रही है दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो
तो एवरेज प्रॉफिट सिंपल सा रहेगा। अगर कोई तकलीफ आपको होगी, मुश्किल अगर आपको फेस करनी पड़ेगी, तो वो करनी पड़ेगी आपको प्रॉफिट के एडजस्टमेंट में। तो 11th के का नॉलेज यहाँ पे होना थोड़ा सा जरूरी है। अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वापस रिकॉल कर लेना। या हाईएस्ट लेवल है। सिंपल एवरेज में फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल्स टू गुडविल, और वेटेड एवरेज की अगर बात आए तो वेटेड एवरेज ले लो इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल्स टू गुडविल। तो पहला मेथड आपका क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की और कैपिटलाइजेशन मेथड की, उसके बाद वैल्यूएशन आपका ओवर, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थैंक यू।